तो कल हम लोगों ने वायुमंडल के तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया समझ लिया था। आज कुछ शब्दावलियां हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले है पृथ्वी का अल्बिडो। शांत हो जाइए। एक शब्द है एल्बिडो करके, क्या होता है पृथ्वी का एल्बिडो? पृथ्वी का जो एल्बिडो है वह क्या होता है? आपतित सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं और जो परावर्तित सूर्य ऊर्जा है। ऐसा समझिए कि जो कल सौरिक विकिरण बताए थे और जो पार्थिव विकिरण बताए थे, उन दोनों का जो अनुपात है वही क्या होती है? एल्बिडो होता है पृथ्वी का, है ना। तो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है वह क्या होता है? आपतित सौर ऊर्जा और परावर्तित सौर ऊर्जा का क्या होता है? अनुपात होता है ना। तो जो आपतित सौर ऊर्जा है, जिसको हम कल सौरिक विकिरण कह रहे थे, जो पृथ्वी तक आती हैं, और परावर्तित कौन सी विकिरण थी? पार्थिव विकिरण, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको समझना हो तो पृथ्वी का एल्बिडो जो होता है वो मतलब जो ऋतुएं हैं उनके अनुसार बदलता रहता है ना। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि ऋतुओं के अनुसार एक विशेष क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, जैसे इस समय पे ठंडी का मौसम है ना हमारे यहाँ, तो ठंडी के मौसम में सूर्य की किरणें जो हैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, इसीलिए तो ठंडी है। इस समय पे सूर्य की किरणें मकर रेखा की तरफ लंबवत पड़ रही हैं। इस समय पे हमारे यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, है ना, कर्क रेखा के आसपास। इसी कारण जो है तापमान कम है और ठंडी का मौसम है ना। तो इस स्थिति में आपतित सौर ऊर्जा हमारे यहाँ कम होगी ना। आपतित सौर ऊर्जा हमारे यहाँ कम होगी कि नहीं होगी? जब तिरछी किरणें पड़ रही हैं तो उसके कारण हमारे यहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, जिसी के कारण ही हमारे यहाँ धूप कम रहती है, दिन का समय छोटा हो जाता है। जब दिन का समय छोटा हो जाएगा तो सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी, उसके कारण तापमान भी क्या होगा? हमारे यहाँ का कम रहेगा, है ना। तो आपतित सौर ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो जब आपतित ही कम है तो परावर्तित और कम हो जाएगी कि नहीं? तो एल्बिडो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऋतु या मौसम के अनुसार जो है एल्बिडो परिवर्तित होता रहता है। सिंपल सा एल्बिडो का मतलब यह है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं और पृथ्वी जितनी मात्रा में उनको उत्सर्जित कर देती है, उन्हीं दोनों का अनुपात। तो जो अनुपात होगा, जो बचेगा, मतलब वो पृथ्वी द्वारा क्या किया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, मान लीजिए आपतित सौर ऊर्जा कितनी है? 100 है, ठीक है। आपतित कितनी है? 100। पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो लगभग 35 से 40 के बीच में होता है। 35 से 40% के बीच में होता है एल्बिडो। तो अगर 35 से 40% है, तो अगर एल्बिडो मान लेते हैं 35% है ना, तो आपतित सौर ऊर्जा 100 है, तो परावर्तित सौर ऊर्जा कितनी निकाल लेंगे हम लोग? परावर्तित कितनी हो जाएगी? 100/35। और इसमें साथ ही में क्या होगा? गुणे 100 भी रहेगा, क्योंकि ये प्रतिशत है ना, ये 100 भी गुणे में रहेगा। ऐसा ही होगा ना। इसको निकालेंगे तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपतित सौर ऊर्जा जितनी है और जितनी परावर्तित है, उन दोनों का अनुपात क्या होता है? एल्बिडो होता है। इतना ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा जो एल्बिडो होता है वो किसका होता है? बर्फ का होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ पे जितनी ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो पूरा परावर्तित कर देता है। पृथ्वी क्या करती है कि अवशोषित करती है, तो कुछ भाग जो है वो अवशोषित में बच जाता है, पूर्णतः नहीं उत्सर्जन हो पाता है, ठीक है ना। तो पूर्णतः 100% नहीं उत्सर्जन हो पाता है, इसलिए
बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखिए। एक फिर है ऊष्मा बजट। अगला क्या है? ऊष्मा बजट। बजट आप लोग जानते हैं क्या होता है? बजट जानते हैं? बजट जैसे 1 फरवरी आने वाली है तो बजट अभी सरकार जो है अपना निकालेगी। बजट में क्या करती है सरकार? वही तो पूछ रहा हूं, उसमें क्या बताती है? हाँ? और कोई? और हो गया? कौन कौन लिया पॉलिटिकल साइंस? बजट नहीं पढ़ाया गया है अभी? पढ़ाया गया है? हाँ? बताए हैं तब भी नहीं बता पा रहे हैं। बजट मतलब जो आएगा 1 फरवरी को। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? हाँ, वित्तीय वर्ष। ये तो कई बार बताए होंगे, हम बताते हैं ना सर को। वित्तीय वर्ष नहीं पता है कब से चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष चलता है हम लोगों का, है ना? चलता है कि नहीं? तो जो 1 फरवरी को बजट जारी किया जाता है उसमें कई सारी चीजें होती हैं। बजट तो सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी आमदनी कितनी है और आप खर्चा कितना करना चाहते हैं, उसका लेखा जोखा रखना। तो बजट में क्या किया जाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार यह निर्धारित करती है, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार यह निर्धारित करती है कि हमारे पास इनकम कितना होगा और हम एक्सपेंडिचर कितना करेंगे। ठीक है ना? मतलब हमारी आय क्या होगी और हम खर्च कितना करेंगे। ठीक है ना? तो एक आने वाले वित्तीय वर्ष में हम कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे, उसी को बजट कहते हैं। घर में कहते हैं ना कि बजट खराब चल रहा है, मतलब आय जितना है उससे ज़्यादा खर्चा कर दिए हैं। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली जो मूवी है वो वाली सिद्ध हो जाती है हमारे घरों में, है ना? तो ऐसे ही ऊष्मा बजट है। तो जब ऊष्मा बजट पृथ्वी का देखेंगे तो उसमें क्या होगा? पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं और पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की किरणें उत्सर्जित की जा रही हैं, है ना, इन्हीं के बीच का जो अंतर है, अनुपात नहीं, अंतर, डिफरेंस। अभी अनुपात देखे थे, एल्बिडो में अनुपात देखे थे, लेकिन ऊष्मा बजट में क्या देखेंगे? आपतित सौर ऊर्जा और उत्सर्जित सौर ऊर्जा का अंतर देखते हैं, वही क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट कहलाता है। समझ रही है बात? ठीक है? तो ये बहुत लगभग माना तो ऐसे जाता है कि भाई पृथ्वी पर जितनी किरणें आ रही हैं पृथ्वी सारी किरणों को उत्सर्जित कर देगी। आइडियली यह माना जाता है कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो है संतुलित रहता है, जितना आता है उतना ही उत्सर्जित, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं सूर्य की किरणें आती हैं वो रुक जाती हैं, अवशोषित ही रहती हैं। ठीक है? तो ऊष्मा बजट क्या है? पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा और उत्सर्जित अवशोषित सौर ऊर्जा और जो आपतित सौर ऊर्जा है उसका जो है डिफरेंस क्या है, क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट कहलाता है। ठीक है? अगला है हमारे पास जो सामान्य पतन दर। अगला जो टर्म है इसमें, तो ऊष्मा बजट समझ में आया ना? बोल ही नहीं रहे हैं, सो रहे हैं क्या आप लोग? हैं? कौन है कह रहा है? एक बार वो बताइए। तुम्हारा ध्यान रहता है उधर, एक बार और बता दीजिए। ऊष्मा बजट मतलब है कि सूर्य द्वारा, सूर्य की सौर ऊर्जा या सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं उसके बाद पृथ्वी से उत्सर्जित होती हैं, है ना? तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही ऊष्मा बजट है, उसी के बारे में जब अध्ययन करते हैं। ठीक है? वो संतुलित रहता है। अगला है जो हमारे पास है सामान्य पतन दर। सामान्य पतन दर
क्या है सामान्य पतन दर? ये भी बताए थे आप लोगों को, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या है ये? हम आपको जब पढ़ा रहे थे वायुमंडल के विभिन्न परतें, तो उस दिन बताए थे कि जब आप वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, है ना, पृथ्वी पे सतह पे है हम लोग, धीरे धीरे अगर उड़ते जाएं, स्पाइडरमैन बन जाए या सुपरमैन बन जाए या शक्तिमान बन जाए, तो शक्तिमान जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, उसको ठंडी लगती है। कैसे? अगर पृथ्वी का सतह है, ये अर्थ है, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है ना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाएगी। और अगर हमको किलोमीटर के हिसाब से देखना है तो 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे मतलब 1000 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो तापमान में जो कमी है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दोनों सेम ही है ना, कैलकुलेट करेंगे तो उतना आ जाएगा, इससे निकालेंगे। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी, और अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो कितना तापमान में कमी, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये सबको मुजवानी याद होनी चाहिए, जैसे वो याद किए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, वैसे ही ये भी याद होना चाहिए। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो हम आपको बताए हैं पृथ्वी है, एक तो ये समझिए कि वायुमंडल में क्या है, गैसें है ना, ये क्षोभ मंडल, ये ज्यादातर जो है क्षोभ मंडल समताप मंडल तक, क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में तापमान बढ़ने लगता है। हम जब बताए थे वायुमंडल की परतों के बारे में, तो समताप मंडल में तापमान बढ़ने का कारण बताए थे, क्योंकि वहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है और उसके कारण जो है तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अर्थ से जो क्षोभ मंडल वाला है, क्षोभ मंडल का हिस्सा है, उसी में ज्यादातर ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उसके बाद जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित की जाती है विकिरण को, उसको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। पृथ्वी जब उत्सर्जित होती है पार्थिव विकिरण कहते हैं ना। तो पार्थिव विकिरण कैसी विकिरण है, गर्म विकिरण है ना। गैसें क्या है, तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पार्थिव विकिरण के द्वारा जो गैसें गर्म होती हैं, है ना, हम बताए थे कि गर्म होती है गैस तो कहाँ जाती है, ऊपर की नीचे, ऊपर जाएंगी, गैसें ऊपर जाएंगी। क्यों ऊपर जाती हैं? गैसों के जब अणुओं को तापमान मिलता है तो वो क्या होते हैं, भागने लगते हैं, ऊर्जा मिल जाती है उनको ना। जैसे आपको अगर एक और रोटी ना खिलाया जाए तो आप बैठे रहेंगे, एक समोसा खिला दिया जाए तो दौड़ने लगेंगे, 2 समोसा खिला दिया और तेज दौड़ेंगे। वैसे ही है, गैसों के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनको जब तापमान मिलता है, हीट के रूप में तापमान, एनर्जी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो वो क्या होते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, तो तेजी से दौड़ने लगते हैं। तो वो ऊपर की ओर, गैस में जब तापमान देते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। गैस में अगर आप तापमान देंगे तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, मतलब वो फैलती है गैस। ठीक है ना, तो जब वो फैलती है गैस तो वो ऊपर की ओर जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की ओर जाने लगती हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर तो अन्य गैसों का तापमान तो ज़्यादा नहीं है ना, नीचे वाली गैसों का तापमान तो ज़्यादा है, क्योंकि ये पृथ्वी के संपर्क में है और पार्थिव विकिरण का प्रभाव पड़ गया यहाँ पे, तो इनका तापमान ज़्यादा होने के कारण ये तो ऊपर जा रही हैं। लेकिन कुछ गैसें पहले से ऊपर भी तो रहे होंगी, जो ठंडी गैसें हैं, उनका तापमान क्या है, यहाँ पे तापमान क्या है, कम है, यहाँ पे तापमान इन गैसों का ज़्यादा है। तो जब ये गैसों का तापमान ज़्यादा होने के कारण इधर पहुँचता है तो इनके द्वारा जो टेम्परेचर है या हीट है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, इनका धीरे धीरे तापमान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? यही कारण जो है 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा।
ये केवल क्षोभ मंडल वाले ही उसमें दिखाई देता है। लगभग सतह से आप 15 किलोमीटर तक जाएंगे तभी ये नियम लागू होगा, उसके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, आप लोग देखे होंगे कि गर्मियों में जो है या कभी भी आपको शाम के समय ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर आप अनुभव किए हो, जब 2 से 4 के बीच का जो समय होता है, 2 से 4 या 6 मान लीजिए इसको, इस बीच गर्मी क्या होती है, बढ़ जाती है। गर्मियों का मौसम, गर्मी का मौसम आ रहा है, देखेंगे आप लोग। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी जो स्थान है, कोई भी स्थान जो है, वहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं वो 12 बजे के आसपास पड़ती हैं। 12 बजे जो दिन का समय होता है, वहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती हैं। लंबवत किरणें पड़ती हैं, उसके कारण वहां पे ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्चुअल में तो 12 बजे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं लंबवत, तो तापमान तो 12 बजे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय तो सौरिक विकिरण आ रहा है ना, और सौरिक विकिरण के कारण तो तापमान वायुमंडल का बढ़ता नहीं है। कल बताए थे किसके कारण बढ़ता है, पार्थिव विकिरण के कारण। वो पार्थिव विकिरण कब उत्पन्न होंगी, जब सौरिक विकिरण की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो पृथ्वी भी उत्सर्जन क्या करेगी, शुरू करेगी। ये उत्सर्जन होने में लगभग 2-3 घंटे का समय लगता है। तो जब सूर्य की किरणें लंबवत थी 12 बजे, उसके 2 से 3 घंटे बाद जो है क्या होगा, पार्थिव विकिरण का प्रभाव जो है उत्पन्न होना शुरू होगा। इसी के कारण जो है तापमान जो मैक्सिमम होता है, जो टेम्परेचर मैक्सिमम नोट किया जाता है, वो 2 से 3 बजे के आसपास नोट किया जाता है टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि तभी जो है पार्थिव विकिरण का प्रभाव होना शुरू हो जाता है, और पार्थिव विकिरण के कारण ही वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जो कि एक्चुअल में पृथ्वी का तापमान है। वायुमंडल का तापमान ही पृथ्वी का तापमान होता है, कल भी बताए थे। तो क्यों, क्या कारण है? वही पार्थिव विकिरण। ध्यान में रखिएगा, ये कारण बहुत जगह पूछा जाता है, और दिमाग में रखिएगा। 12 बजे सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं किसी स्थान पर, लेकिन उस समय पे सूर्य तापमान मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि सौरिक विकिरण के कारण वायुमंडल का तापमान नहीं बढ़ता। कुछ समय बाद 1 से 2 घंटे लगते हैं पार्थिव विकिरण का प्रभाव उत्पन्न होने में, उसके कारण वायुमंडल गर्म होता है, और उस समय पे उस जगह का मैक्सिमम तापमान नोट किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है 2 से 3-4 बजे के आसपास गर्मी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और धीरे धीरे रात में ठंडी, मतलब गर्मी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि पार्थिव विकिरण का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता। पार्थिव विकिरण द्वारा विकिरण उत्सर्जित होगी तो वायुमंडल में जाएंगी ना, तो नीचे का वायुमंडल धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए भोर में आते आते सबसे कम तापमान हो जाता है 4 बजे के आसपास, है ना। 4 बजे इसीलिए आपको ठंडी लगती है। क्यों? 4 बजे के आसपास जितनी सूर्य की किरणें दिन भर में आई थी वो सब उत्सर्जित हो जाती हैं। तो 4 बजे भोर के आसपास बहुत ही कम मात्रा में विकिरण सौरिक रह जाती है, सारी पार्थिव विकिरण निकल गई होती है, इसीलिए भोर में सबसे कम तापमान होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया किसी स्थान पर अधिकतम तापमान कब नोट किया जाएगा, ठीक है ना। अब कौन सी अक्षांश रेखा पर या कौन से माह में अधिकतम तापमान नोट किया जाएगा, ये देख लेते हैं। ये तो एक दिन का हो गया, किसी भी स्थान पर, जैसे यहाँ भी जो नोट किया जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, वो 2 से 3 बजे के आसपास किया जाएगा, कहीं कोई भी स्थान हो। अगला है इसमें कि जो पृथ्वी पर जो अधिकतम टेम्परेचर है, पृथ्वी पर जो अधिकतम टेम्परेचर है वो कौन से माह में नोट किया जाता है, कौन से माह में? जून क्यों रहेगा?
वो जुलाई कह रहा है, ठीक है। जून जितने लोग कह रहे हैं, क्यों जून रहेगा? हैं? गर्मी ज्यादा रहती है इसलिए। जुलाई तुम कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? तो पढ़े थे तो उसमें कुछ लिखा भी रहा होगा ना, क्यों? हैं? अपसौर तो दूसरी चीज है भाई, अपसौर उपसौर दूसरी चीज है। हो गया? निकल गई हवा। जुलाई ही होगा, कारण अभी इसी में छिपा हुआ है। अभी बताए ना, वही चीज है। 12 बजे से मतलब नहीं है, वहां पे पृथ्वी की बात हो रही है ना। कई कारण हैं, समझा दे रहे हैं, समझ जाएंगे आप लोग। तो पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। आपको 1-2 फैक्ट पता होना चाहिए इसमें। ये कर्क हो गई, ये मकर हो गई, ये विषुवत रेखा। आप अगर विश्व का मैप देखेंगे तो आपको विश्व का मैप देखने से पता चलेगा कि अगर आप विषुवत रेखा के ऊपर देखेंगे, विषुवत रेखा के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा महाद्वीप, लगभग कह सकते हैं आप कि 70-80% जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, अगर 100% महाद्वीप है तो उसमें से 70-80% जो महाद्वीप वाला भाग है वो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल सा ये समझिए कि महाद्वीपों का अधिकतम भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैप देख लीजिए, कोई भी विश्व का देखिए मैप। पीछे चला गया है मैप, इसमें ही देख लीजिए। इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो हिंद महासागर जहां लिखा है ना, इसके सीधे विषुवत रेखा जाती है, ठीक है ना। हिंद महासागर इसमें लिखा हुआ दिख रहा है सबको। इसके सीधे एक लाइन खींच दीजिए तो उसके ऊपर का जो भी भाग होगा वो कैसा होगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। वहीं से विषुवत रेखा गुजर रही है ना, विषुवत रेखा यहां से गुजर रही है, ये गुजर रही है, दिखाई दे रहा है सबको। तो इसके ऊपर ये वाले भाग ज्यादा है कि नीचे? ऊपर है ना। यहाँ देखिए, ये जा रही है विषुवत रेखा, इसके नीचे बस यही थोड़ा क्षेत्र है। बाकी ये ऊपर, ये जो बड़े बड़े महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप खुद ही ऊपर है, यूरोप महाद्वीप ऊपर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, और यहाँ पे अफ्रीका का आधा भाग ऊपर है। केवल नीचे दक्षिण अमेरिका का भाग है, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया। तो ज्यादा से ज्यादा जो स्थलीय क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एक फैक्ट आपको बता दूं, पहला फैक्ट यह हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग क्या है? ज्यादा, ठीक है। दूसरा फैक्ट कि जो स्थलीय भाग होता है और जलीय भाग होता है, कौन जल्दी गर्म होगा? स्थलीय भाग ज्यादा गर्म, जल्दी गर्म होगा। अगर स्थलीय भाग को टेम्परेचर देंगे तो यह जल्दी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तुलनात्मक किसके? जलीय भाग के। जलीय भाग क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा भी होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, जब उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा है और जलीय भाग क्या है? कम है तुलनात्मक रूप में, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब जून का महीना रहता है तो जून के महीने पे सूर्य की किरणें कहाँ पे लंबवत होती हैं? विषुवत रेखा पे। शानदार। सूर्य की किरणें तब कर्क रेखा पर जून के माह में क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। जून के माह में सूर्य की किरणें 21 जून के आसपास सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण, जो स्थलीय भाग है वो क्या होगा? टेम्परेचर उसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जून के महीने में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं लंबवत,
है ना। तो उसका जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो अगले महीने में होता है, वही पार्थिव विकिरण वाला। सौरिक विकिरण तो जून के महीने में सबसे ज्यादा आ रही हैं, लेकिन जो उसका प्रभाव है, पार्थिव विकिरण का जो प्रभाव है, वो उत्पन्न होने में 1 माह का समय लगता है। इसी के कारण जुलाई महीने में क्या होता है, तापमान ज्यादा नोट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। जून के महीने में सौरिक विकिरण जो है, सौरिक विकिरण ज्यादा होगा, लेकिन जो प्रभाव है, सौरिक विकिरण के कारण तो तापमान ज्यादा होता नहीं है। सौरिक विकिरण से क्या वायुमंडल का तापमान बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। बढ़ता किससे है? पार्थिव विकिरण से। तो जो पार्थिव विकिरण का प्रभाव उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होने में 1 माह का लगभग समय लगता है, 1 माह। इसीलिए जुलाई जो माह होता है, उस समय जो पृथ्वी पर मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है। ठीक है ना, जुलाई माह में, जून माह में नहीं। ये फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आते रहते। ये जितना परिभाषा बता रहे हैं सब एक एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एवरेज टेम्परेचर क्या होता है उसको सीख लेते हैं। औसत तापमान, औसत जानते हैं आप लोग क्या होता है? औसत क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? औसत, एवरेज, औसत क्या होता है? उदाहरण से ही बता दीजिए, जल्दी बोलिए, आप लोग इतना समय क्यों लेते हैं? क्या हुआ, सांप सूख गया क्या? औसत नहीं पता है, बोल नहीं पा रही हो तो समझा दो। तुम 5 रोटी खा रही हो, वो 10 रोटी खा रही है, दोनों का एवरेज कितना होगा अगर बराबर बांटना हो तो? घर में 20 समोसा आया, खाने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग। एक व्यक्ति को कितना समोसा मिलेगा? 4 समोसा। तो ये कैसे निकाल लिया आपने? चार समोसा सबको मिल रहा है, तो 4 4 जोड़ देंगे 5 बार, तो 20 हो जाएगा, है ना। तो एवरेज में क्या करते हैं कि जो 2 संख्याएं आपको दी हुई हैं, उनका अगर आपको एवरेज निकालना है, तो कितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए कोई 3 रोटी खा रहा है, कोई 4 रोटी खा रहा है, कोई 5 खा रहा है, कोई 6 खा रहा है, तो मान लीजिए इतने लोग हैं, 4 लोग इसी क्लास के हैं जो इतनी इतनी रोटियां खाते हैं। तो इनका अगर औसत निकालना है, औसत मतलब होता है कि ये टोटल जितनी रोटियां खा रहे हैं, कितनी रोटियां खा रहे हैं? 4 3 7, 7 6 13, 5 18, 18 रोटियां खा रहे हैं टोटल ये लोग मिलके। लेकिन एक एक व्यक्ति अलग अलग खा रहा है ना। लेकिन अब ये हो जाए कि नहीं, कोई कम खाए चाहे ज़्यादा खाए, लेकिन हम सबको बराबर ही देंगे। तो 18 रोटी है, उसको हमको बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो टोटल में जब आप जितने नंबर्स हैं उनका जब भाग दे देते हैं, तो जो नंबर आएगा वो एवरेज होता है ना। एवरेज निकालते हैं ना, बाइक का एवरेज कितना है पूछते हैं, 40 है। 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल रही है, वो बार बार नोट करते जाते हैं, फिर सबका एवरेज ले लेते हैं, तो इतना आता है। तो एवरेज मतलब होता है किन्हीं भी संख्याओं का जब आप औसत निकालते हैं, तो जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, मूल्य दिए गए हैं, उनका सबका जोड़ कर लीजिए, और जितनी अंक दिए गए हैं, अगर 10 लोग 10 लोगों के बारे में दिया गया है कि रोटियां कितनी खाते हैं, तो सबकी रोटियां ऐड करके 10 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो ये एवरेज होता है। तो औसत तापमान ऐसे ही निकाला जाता है। तो औसत तापमान में दैनिक औसत तापमान होता है। दैनिक औसत तापमान में क्या होगा? दैनिक औसत तापमान, जो दिन होता है,
दैनिक औसत तापमान जब हम दिन कहते हैं तो उसका मतलब 24 घंटे होता है ना। जब दिन कहते हैं तो क्या मतलब है भूगोल में 24 घंटे है। तो दैनिक औसत तापमान कैसे निकालते हैं, एक दिन में मतलब 24 घंटे में मैक्सिमम तापमान कितना है, अधिकतम तापमान और इसी 24 घंटे में एक समय ऐसा होगा जब न्यूनतम तापमान भी रहेगा, है ना। तो न्यूनतम तापमान और इन दोनों का जो है जोड़ के इनका जब आप एवरेज ले लेते हैं तो दो तापमान है ना, अधिकतम है न्यूनतम है। तो जब इनसे भाग देंगे इनका एवरेज लेने के लिए तो 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 ही तापमान है। तो एवरेज में जितने आंकड़े रहते हैं उतने ही बार भाग देते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, दैनिक औसत तापमान। मतलब दिन का सबसे ज़्यादा का तापमान और दिन का सबसे कम का तापमान दोनों का जोड़ करके उसका 2 से भाग दे दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, दैनिक औसत तापमान मिल जाएगा। ठीक है। अगला होता है मासिक औसत तापमान। मासिक औसत तापमान सेम ऐसे ही निकलेगा लेकिन बस एक चीज बदल जाएगी इसमें, मासिक औसत तापमान। मासिक औसत तापमान में मतलब महीने का औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो आप दैनिक औसत तापमान निकाले हैं ना, डेली का निकालते जाइए। एक महीने में मान लीजिए कितने दिन है, 30 दिन है, ठीक है। तो 30 दिन का आप डेली का दैनिक औसत तापमान निकालते जाइए। तो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर फिर मिनिमम टेम्परेचर दोनों को जोड़ के भाग देते जाएंगे। तो पहले दिन का निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का, कुल मिला के 30 दिन का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। ये दैनिक औसत तापमान निकाल लेंगे। ठीक है, सुन रहे हैं कि नहीं। तो 30 दिन का जो दैनिक औसत तापमान निकाले उन सब को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे पहले दिन का फिर दूसरे दिन का, ये एवरेज है ये वाला, तीसरे दिन का, ऐसे ही 30 दिन का निकालेंगे और सबको एवरेज टेम्परेचर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कौन सा, दैनिक औसत तापमान। और फिर इसको किससे भाग दे देंगे, कितने दिन का निकाले हैं, 30 दिन का ना, तो उसी से भाग दे देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा, मासिक औसत तापमान। तो एक माह का जो औसत तापमान निकाला जाता है उस माह में जितने भी दिन हैं सबका दैनिक तापमान औसत वाला निकाल लीजिए और सबको जोड़ करके जितना दिन हो उस माह में उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मासिक औसत तापमान क्या होता है, कहलाता है। एक होता है वार्षिक औसत तापमान। वार्षिक इसी से निकलेगा जैसे अभी निकाले हैं उससे। तो वार्षिक औसत तापमान निकालेंगे। तो वार्षिक औसत तापमान कैसे निकलेगा, आप मासिक औसत तापमान निकाल रहे हैं हर एक महीने का, तो जनवरी का निकालेंगे, फरवरी का निकालेंगे, मार्च का, ऐसे ही फिर दिसंबर का निकालेंगे। तो 12 महीने का मासिक औसत तापमान निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, दैनिक से। तो जो आपके पास 12 महीने का मासिक औसत तापमान है उस सब को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ऐसे ही दिसंबर तक आप जोड़ लीजिए क्या, मासिक औसत तापमान। और इन सब को किससे भाग दे देंगे, 12 से। इन सब को किससे भाग दे देंगे, 12 से। तो आपको वार्षिक औसत तापमान मिल जाएगा कि वर्ष का एवरेज टेम्परेचर कितना रहा। ठीक है, इसके बाद कल बात करेंगे।